हेलो फ्रेंड्स, एजुकेट भारत में मैं आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम जीके में पढ़ेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था। फ्रेंड्स, भारतीय राज्य व्यवस्था से बहुत सारे प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और थोड़ा सा ये डिफिकल्ट है और इसलिए आपको मुश्किल होती है इन प्रश्नों को सॉल्व करना, बच्चों के लिए दिक्कत हो जाती है। दूसरी बात यह है कि मैं आपको इसको डिस्क्राइब भी करूंगी, आपको अदर क्वेश्चंस को सॉल्व करना आसान हो जाएगा भारतीय राज्य व्यवस्था से आने वाले। और अगर आप जीके की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी परीक्षा की जिसमें जीके आता है, तो उसमें हिस्ट्री भी होगा। अगर आपको हिस्ट्री से संबंधित क्वेश्चंस चाहिए तो आप हमारे चैनल पर चले जाएं, आपको दिल्ली सल्तनत और इसके बाद मुगल साम्राज्य, ये सब भी वीडियो आपको हिस्ट्री से रिलेटेड भी मिलेंगे। स्टैटिक जीके भी मिलेगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का वीडियो। और क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर है। संविधान सभा का गठन किसके द्वारा किया गया था? ए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, बी, ब्रिटिश सरकार, सी, माउंटबेटन योजना, डी, भारतीय जनता द्वारा। तो फ्रेंड्स, ये भारतीय संविधान सभा का जो गठन हुआ था 1946 में, ये ब्रिटिश सरकार द्वारा भेजा गया एक कैबिनेट मिशन था। उसी के प्लान के आधार पर हुआ था। इसका उद्देश्य एक ऐसे निकाय का गठन करना था जो स्वतंत्र भारत का संविधान तैयार करे। कैबिनेट मिशन 1946 में आया ही इसीलिए था। तो इस सभा में भारत के विभिन्न प्रांतों और रियासतों से चुने और नामित प्रतिनिधि शामिल हुए और इसी सभा ने भारत का संविधान लिखा। अगला क्वेश्चन, भारत का संविधान कब लागू हुआ? तो फ्रेंड्स, ये तो आपको मालूम ही है कि 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था। और 1930 में 26 जनवरी को ही क्यों लागू हुआ, तो उसका कारण यह है कि 26 जनवरी 1930 में पूर्ण स्वराज का पहली बार संकल्प लिया गया था लाहौर के अधिवेशन में। तो यही वजह है कि हमने 26 जनवरी को ही अपने संविधान को लागू किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान को किसने अपनाया? संसद, राष्ट्रपति, संविधान सभा, सर्वोच्च न्यायालय। तो भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने अपनाया। संविधान सभा, ऑप्शन नंबर सी सही है। और इसको बनाने में कितना समय लगा, तो 2 वर्ष 11 महीने 18 दिनों संविधान सभा पर बहस हुई और इसके बाद कुल इसमें 11 अधिवेशन हुए। 11 अधिवेशन चले संविधान सभा के और 165 दिन इनकी बहस चली, 165 डेज। और उसके बाद संविधान सभा ने इसमें अनुच्छेद, कर्तव्य, अधिकार और शासन सभी व्यवस्थाओं को तय किया। प्रस्तावना में लोकतंत्र लिखा हुआ है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में इसका क्या अर्थ है? ए, जनता का शासन, बी, राजा का शासन, सी, अधिकारियों का शासन, डी, न्यायपालिका का शासन। तो फ्रेंड्स, लोकतंत्र का सीधा अर्थ है जनता का शासन। सीधा और सरल अर्थ, जनता द्वारा, जनता के लिए और जनता का शासन। भारत में जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनती है और वही प्रतिनिधि सरकार बनाते हैं। जनता को मतदान का अधिकार भी है, अभिव्यक्ति का अधिकार है और शासन में एक तरह से वोट के द्वारा, अपने प्रतिनिधियों के द्वारा भागीदारी करने का भी अधिकार मिला हुआ है। आपसे अगर इस तरह के क्वेश्चंस को पूछता है घुमा करके, तो आप आंसर दे सकते हैं। राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? जनता, सांसद और विधायक, सी में है प्रधानमंत्री और डी है सुप्रीम कोर्ट। तो राष्ट्रपति का चुनाव सीधे जनता द्वारा हमारे यहाँ नहीं होता है। तो फ्रेंड्स, कैसे होता है? इसके लिए एक विशेष निर्वाचक मंडल होता है जिसमें कौन कौन शामिल होता है, तो भी आप समझ लीजिए। संसद के दोनों सदन, 2 सदन है, लोकसभा और राज्यसभा, इनके जो निर्वाचित प्रतिनिधि हैं, रिप्रेजेंटेटिव हैं, ये शामिल होते हैं। और दूसरा जो है, जितनी भी हमारी विधानसभाएं हैं, वहां के जो निर्वाचित सदस्य हैं वो भी इसमें भाग लेते हैं। तो इसमें सही है, ऑप्शन नंबर बी सही है, सांसद और विधायक। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? ए, प्रधानमंत्री, बी, राष्ट्रपति, सी, उपराष्ट्रपति, डी, गृह मंत्री। तो देखिए फ्रेंड्स, भारत के जो उपराष्ट्रपति होते हैं वो राज्यसभा के पदेन सभापति भी होते हैं और साथ ही साथ ये राज्यसभा की जितनी भी बैठकें होती हैं उसका संचालन यही उपराष्ट्रपति जी करते हैं और बहस को नियंत्रित करते हैं। आपने देखा होगा, ऑर्डर ऑर्डर ठोकते रहते हैं।
नियमों के पालन को सुनिश्चित करते हैं कि मतलब कोई भी जो यहाँ पर आया है ये सभी नियमों का पालन करे। स्पीकर की व्यवस्था को बनाए रखना भी उनका कार्य है। इनकी अनुपस्थिति में और कौन काम करता है? तो उप सभापति कार्य करते हैं। तो राज्यसभा का सभापति कौन होता है? आप समझ गए, उप राष्ट्रपति। लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है? तो दोस्तों, भारत का संविधान कहता है कि जो लोकसभा के अधिकतम सदस्य होंगे वो 552 होंगे, 552। और 20 सदस्य, इनमें जो 530 सदस्य हैं वो अलग अलग राज्यों से होंगे और 20 सदस्य हमारे जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, यूनियन टेरिटोरीज, वहां से होंगे। और 2 सदस्य एंग्लो इंडियन समुदाय से थे, लेकिन अब ये समाप्त हो चुका है। इसको ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, 2 सदस्य जो एंग्लो इंडियन समुदाय से थे वो अब समाप्त हो चुके हैं। वर्तमान में भारत की लोकसभा में चुने हुए सदस्य जो होते हैं वो है 543, 543। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में है? भारतीय संविधान में फंडामेंटल राइट्स की बात की गई है, तो ये संविधान के कौन से पार्ट में है? भाग 3 में ये दिए गए हैं, जिसमें नागरिकों को स्वतंत्रता, समानता, सुरक्षा और न्याय सुनिश्चित करने के लिए बनाया गया है। और हमारे पास 6 मौलिक अधिकार हैं, समानता, स्वतंत्रता, शोषण के विरुद्ध अधिकार और धार्मिक स्वतंत्रता, संस्कृति और शिक्षा, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो इस तरह कुल मिलाकर हमारे पास 6 अधिकार हैं जो किसमें दिए गए हैं? भाग 3 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुच्छेद 370 किस राज्य से संबंधित था? अनुच्छेद 370, तो फ्रेंड्स ये जो अनुच्छेद 370 है, हमारा एक राज्य है उत्तर में, जम्मू कश्मीर, इसको विशेष राज्य का दर्जा ये अनुच्छेद देता था, अनुच्छेद 370। और इसकी वजह से ये जो अनुच्छेद 370 है, इसी की वजह से इस राज्य को, जम्मू कश्मीर को, अपना अलग संविधान बनाने की आजादी थी और इनके कुछ विशेष प्रशासनिक अधिकार भी इनको प्राप्त थे। 2019 में इस जो आर्टिकल है, ये अनुच्छेद है, इसको हटा दिया गया और हटा करके इस राज्य को पूर्ण रूप से भारतीय संविधान के अंतर्गत ला दिया गया और इसके बाद इसको 2 भागों में डिवाइड करके 2 यूनियन टेरिटोरीज बना दी गई, एक लद्दाख और एक जम्मू कश्मीर। सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो फ्रेंड्स, हमारा जो सर्वोच्च न्यायालय है या हाई कोर्ट कहते हैं हम इसको, ये स्थित है, सबसे बड़ी हमारे देश की न्यायिक संस्था भी है ये स्थित है नई दिल्ली में। और जो अपना अंतिम अपील सुनाता है और संविधान का रक्षक अगर आपसे पूछा जाए किसको कहते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट को कहते हैं, जो नई दिल्ली में स्थित है। इसकी स्थापना कब हुई? तो 1950 में। कब हुई थी? 1950 में। और मुख्य न्यायाधीश सहित इसमें बहुत सारे न्यायाधीश कार्य करते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में संसद कितने सदनों से मिलकर बनी है? तो भारत में संसद जो है 2 सदनों, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर के बनी है और राष्ट्रपति भी संसद का भिन्न अंग माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा की कितनी अधिकतम सीटें कितनी हैं? तो अभी हमने इसको पढ़ा था कि अधिकतम जो लोकसभा में सदस्य संविधान के अनुसार हो सकते हैं तो वो है 552, 530 जो राज्यों से चुने जाते हैं और 20 केंद्र शासित प्रदेशों से। और इसके साथ ही साथ 2 जो हैं वो हैं एंग्लो इंडियन, जो कि अभी खत्म हो गया है। अगला क्वेश्चन, राज्यसभा की अधिकतम संख्या क्या है? तो राज्यसभा में जो सदस्य होंगे उनकी अधिकतम संख्या होगी 250। 12 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा नामित किए जाते हैं, मनोनीत किए जाते हैं। राज्यसभा को स्थायी सदन क्यों कहा जाता है? कारण उसका ये है फ्रेंड्स कि ये कभी भंग नहीं होती और इसके 1/3, 1/3 जो हिस्सा है, हर 2 साल के बाद ये रिटायर हो जाते हैं या सेवानिवृत्त हो जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, ये कभी भी भंग नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? तो भारत में जो सुप्रीम कोर्ट है उसकी स्थापना हुई थी 26 जनवरी 1950 को और ये देश की सर्वोच्च न्यायिक संस्था है। इसके बाद हम कहीं भी अपील नहीं कर सकते।
तो 26 जनवरी 1950। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के वर्तमान संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो अनुसूचियों की संख्या है अभी प्रेजेंट टाइम में 12। 1911 से अब तक कई संशोधनों द्वारा बढ़ाई गई हैं, जो अब बढ़ करके 12 अनुसूचियां हो चुकी हैं। भारत में संवैधानिक संशोधन प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है? मतलब कहां पर लिखा गया है कि संविधान में अमेंडमेंट भी किया जा सकता है? ये लिखा गया है 368, 368 में ये लिखा हुआ है कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया है और किस प्रकार कैसे ये किया जाए उसके बारे में यहाँ पर बताता है। 368, राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद में है? तो फ्रेंड्स, राष्ट्रपति शासन, किसी भी राज्य में संवैधानिक शासन अगर विफल हो जाए तो वहां पर राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है। ये लिखा हुआ है अनुच्छेद 356, 356 में। फ्रेंड्स, एक बात आपसे हम कहेंगे, अगर आपको हमारी वीडियो जरा भी अच्छी लगी तो हमें एक लाइक जरूर दें, जिससे हमें इस तरह की वीडियो और बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता है। बाकी आपकी इच्छा है। वित्त आयोग कितने अंतराल पर बनाया जाता है? वित्त आयोग, तो अनुच्छेद जो है 280, 280, ये क्या कहता है? 280 ये कहता है कि प्रत्येक 5 वर्ष में वित्त आयोग गठित किया जाए। कितने साल में? 5 वर्ष में। और कौन सा आर्टिकल कहता है? तो 280 कहता है 5 वर्ष में वित्त आयोग को गठित किया जाए। भारत में संविधान की अंतिम व्याख्या का अधिकार किसके पास है? तो भारत में हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है, ये संविधान की अंतिम व्याख्या करता है। इसके निर्णय जो है अंतिम होते हैं और बाध्यकारी भी होते हैं, मतलब इसको मानना बहुत ही जरूरी होता है। पंचायती राज प्रणाली किस संशोधन से लागू हुई? तो ये कौन सा अमेंडमेंट हुआ जिसके बाद से पंचायती राज प्रणाली शुरू हुई? तो अमेंडमेंट था 1992 में, 1992 में 73 नंबर का जो संशोधन हुआ, 73वां अमेंडमेंट हुआ संविधान में, और इससे ग्रामीण स्वशासन को मजबूती मिली। इसी से पंचायती राज व्यवस्था स्टार्ट हुई। भारत के राष्ट्रपति की कार्यावधि कितनी होती है? मतलब भारत का राष्ट्रपति कितने साल काम करता है? तो इसकी राष्ट्रपति की कार्यकाल जो होता है 5 साल का होता है फ्रेंड्स, और यह अवधि स्थिर होती है। लेकिन राष्ट्रपति यदि स्वेच्छा से इस्तीफा देना चाहे तो दे सकता है, या संसद में महाभियोग लगाया जाए अगर इसको इनके ऊपर, तो ये पद से हटाए जा सकते हैं और इनका कार्यकाल पूरा होने के बाद फिर से इलेक्शन होता है। प्रधानमंत्री किस सदन का सदस्य होना आवश्यक है? तो दोस्तों, प्रधानमंत्री के लिए किसी भी सदन का सदस्य होना आवश्यक है। लोकसभा या राज्यसभा किसी का भी ये सदस्य हो सकता है, लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि उसके पास बहुमत हो, मतलब उसकी पार्टी के पास या जो लोग भी उसके साथ समर्थन कर रहे हैं लोकसभा में, विशेषकर लोकसभा में, ताकि उसकी जो गवर्नमेंट है वो स्थिर रह सके, नहीं तो सरकार गिर जाएगी। एकल नागरिकता की व्यवस्था भारत ने किस देश से ली है? फ्रेंड्स, हमने जब भी अपना संविधान बनाया तो हमने बहुत सारे देशों से प्रेरणा ली और उसके आधार पर हमने अपने संविधान को निर्मित किया है। तो भारत के संविधान में एकल नागरिकता की जो व्यवस्था है ये ली गई है ब्रिटेन के संविधान से। इसका अर्थ है कि पूरे भारत में नागरिकता सबकी एक समान रहती है, ऐसा नहीं है। कुछ देशों में आप जाएंगे तो स्टेट में अलग नागरिकता होती है और कंट्री की अलग नागरिकता होती है, दोहरी नागरिकता, लेकिन भारत में एकल नागरिकता। आप कहीं भी रहें, किसी भी राज्य में रहें। नीति निर्देशक तत्व किस भाग में है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, तो ये हैं संविधान के कौन से भाग में? भाग 4 में। ऑप्शन नंबर सी सही है। और ये जो है नीति निर्देशक तत्व या डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, ये सरकार को बताते हैं कि देश को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की दिशा में किस प्रकार आगे बढ़ाना है और क्या करना है, किस प्रकार करना है। ये न्यायालय के द्वारा लागू नहीं किया जा सकते, मतलब ये इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं है,
किया जा सकता सरकार को कि आपको ये करना ही है। मौलिक अधिकारों को निलंबित किस स्थिति में किया जा सकता है? तो फ्रेंड्स, राष्ट्रीय आपातकाल जब आता है तो अनुच्छेद 352 लगाया जा सकता है, जिसमें मौलिक अधिकार को हटाया जा सकता है, निलंबित किया जा सकता है। हालांकि अनुच्छेद 20 और 21 कहता है कि जीवन और स्वतंत्रता, हम अपने जीवन को सुरक्षित रखने और स्वतंत्रता का जो नियम है ये हमेशा लागू रहता है। आपसे एक क्वेश्चन पूछता है कि कौन से ऐसे आर्टिकल, अनुच्छेद हैं या कौन से ऐसे हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं जो किसी भी परिस्थिति में, आपातकाल की परिस्थिति में भी निलंबित नहीं किए जा सकते, तो वो है जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार। ये दो फंडामेंटल राइट्स ऐसे हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय वित्तीय आपातकाल कब लागू कर सकता है? राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल कब लागू कर सकता है? तो फ्रेंड्स, ये अनुच्छेद 360 जो है ये कहता है कि वित्तीय आपातकाल तभी लागू हो सकता है जब केंद्र कैबिनेट में राष्ट्रपति को लिखित में सलाह दे कि देश की आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है, तो कैबिनेट की लिखित सलाह पर ऐसा किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की अधिकतम संख्या कितनी है? तो सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या जो अधिकतम है हो सकती है, वर्तमान का जो संशोधन है उसके अनुसार, तो ये है 34 33 जो है बाकी न्यायाधीश है और उसके बाद एक मुख्य न्यायाधीश, मतलब 34। और इससे न्यायिक कार्यों को करने में तेजी आएगी या बहुत सारे जो पेंडिंग केसेस हैं उनको सॉल्व करना आसान होगा। राष्ट्र का प्रथम नागरिक किसे कहा जाता है? तो दोस्तों, भारत में जो राष्ट्रपति है इसको राष्ट्र का प्रथम नागरिक माना जाता है और वो देश का संवैधानिक प्रमुख भी माना जाता है। साथ ही साथ अगर आपसे पूछे कि सशस्त्र बलों का कमांडर, सर्वोच्च कमांडर कौन है, तो ये भी हमारे यहाँ राष्ट्रपति ही होता है। लोकसभा का गठन किसके द्वारा किया जाता है? तो फ्रेंड्स, लोकसभा का गठन किया जाता है सीधे सीधे जनता द्वारा चुनाव करके, ठीक है, और जनता चुनती है लोकसभा के चुनाव में। अब बात कर लेते हैं, यह सदन आम जनता का वास्तविक प्रतिनिधित्व करता है। कारण यह है कि इसमें प्रतिनिधि जनता के द्वारा चुने हुए होते हैं। राज्यपाल को नियुक्त कौन करता है? तो राज्यपाल को नियुक्त राष्ट्रपति करते हैं और ये उस राज्य का, जिस राज्य में नियुक्त किया जाता है वहां का संवैधानिक प्रमुख होता है। राज्य सरकार के कार्यों की निगरानी रखता है। राज्य सरकार किस तरह से काम कर रही है उस पर ये नियंत्रण रखते हैं या निगरानी रखते हैं, नियंत्रण नहीं कर सकते क्योंकि वहां पर चीफ मिनिस्टर जो होता है वही हेड होता है। कैबिनेट मिशन योजना भारत में कब आई थी? तो दोस्तों, ये 1946 में आई, 1946 में आई और भारत की संविधान सभा के गठन का मार्ग इसने प्रशस्त कर दिया। इस सभा ने संविधान भी तैयार किया। निर्वाचन आयोग में कितने सदस्य होते हैं? तो फ्रेंड, निर्वाचन आयोग में ये जो है ये बहुसदस्यीय आयोग है। एक मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 निर्वाचन आयुक्त होते हैं और यह चुनाव की प्रक्रिया को पूरी तरह से स्वतंत्र और निष्पक्ष रखने का प्रयास करता है। इसका यही काम होता है। यूपीएससी के अध्यक्ष को हटाने का अधिकार किसके पास है? तो यूपीएससी के अध्यक्ष जो हैं उनको हटाने का जो अधिकार है वो राष्ट्रपति के पास होता है, लेकिन वह सुप्रीम कोर्ट से की जब जांच होगी और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट अगर ये एडवाइस देता है कि इसको हटाया जाए तब हटाया जा सकता है। यह आयोग की निष्पक्षता को भी निश्चित करता है। समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो फ्रेंड्स, अनुच्छेद 14 से लेकर 18 14 से लेकर 18 जो है समानता का अधिकार हमें प्रदान करते हैं। इसमें धर्म, लिंग, जाति के आधार पर
भेदभाव नहीं करने की बात कही गई है। राष्ट्रपति आपातकाल लगाता है, लेकिन इसे मंजूरी कौन देता है? तो एक बार राष्ट्रपति जब आपातकाल घोषित करता है, तो 1 महीने के भीतर संसद के दोनों सदनों का अनुमोदन फिर से मिलना आवश्यक है। संसद के दोनों सदनों का, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। संसद मंजूरी देती है। कौन मंजूरी देता है? तो संसद। एक बार अगर लगा दिया तो 1 महीने के भीतर-भीतर दोनों सदनों का, मतलब अगर कहें कि ऐसा होना चाहिए या इसको अभी भी आपातकाल जारी रहना चाहिए, तब जाकर के किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो एक बार फिर मैं आपसे कहूँगी कि हमारे चैनल को एक बार लाइक ज़रूर करें, और अगर आप मुझसे किसी और तरह के, इसी तरह की वीडियो और चाहते हैं, तो ज़रूर यस लिखें, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।